हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, थियरी हम लोग कर लिए थे, थियरी कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे हम क्वेश्चन ही कंटिन्यू करते हैं। तो कल एग्जाम्पल नंबर 7 तक हुआ है ना। अब देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 आर डी शर्मा में दिया हुआ है। ये कह रहा है कि मॉड में x प्लस 3 अपान x प्लस 3 प्लस x है, प्लस x अपान x प्लस 2 और ग्रेटर देन 1। इसको प्रूव करना है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, सॉल्यूशन इसको निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये 1 है, 1 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो चलो लाओ, ये आ जाएगा मॉड x प्लस 3 प्लस x अपान x प्लस 2 प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, 1 आएगा। मॉड में x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 अपान x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इतना बात समझ में आ? देखो, ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा x प्लस 3 और माइनस 2 अपान मॉड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जो स्टेप होगा, हम देख रहे हैं एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन यूज करनी है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या आता है, मॉड x लेस देन 0, इफ x लेस देन 0 तो मॉड x की वैल्यू नेगेटिव, इफ x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव। बस वही बात यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखो क्रिटिकल वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -3 है। मतलब इफ केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट इफ x लेस देन -3 तो मॉड x प्लस 3 की जो वैल्यू आएगी वो -x प्लस 3 आएगा, है ना। ये देखो, मॉड x लेस देन -3 मानो या x प्लस 3 लेस देन 0 मानो, बात तो एक ही है ना। अरे x प्लस ऐसे मानते थे ना, मॉड x और इफ x लेस देन 0 तो माइनस, इफ x ग्रेटर और इक्वल 0 तो x। अब यहाँ x था, यहाँ x प्लस 3 है। बात समझ में आ? तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या काम करोगे, इसको हटा देगा, तो ये कंडीशन। अब इसको यहाँ पुट करो, ये फर्स्ट केस है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू और लिखोगे -x प्लस 3। सर यहाँ दो बनेगा ना? हाँ, दो केस, क्योंकि एक लेस देन एक ग्रेटर और इक्वल 0। अब अपान x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या आएगा, -x, क्या आएगा -x। ये देखो -3 और -2 -5 अपान x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ रहे हैं हम, ये आ जाएगा x प्लस 5 अपान x प्लस 2। और देखो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, लेकिन इक्वलिटी भी चेंज हो जाती है जब हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ ग्रेटर देन 0 था, तो ये ग्रेटर देन 0 था, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब क्या काम करोगे, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकालो। एक क्रिटिकल वैल्यू आएगी -2 और एक आएगा -5। और हम जानते हैं जब लेस देन 0 रहता तो इसकी वैल्यू किसके बीच होगी, -5 टू -2। सीधा लिख सकते हैं, नहीं तो ये वे भी करो, मेथड अपना लो। इधर होगा -5, इधर होगा -2, इधर कहीं होगा 0, तो 0 तो नहीं देखना, इधर प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। और 0 क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए वहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस। और हम माइनस वाला रीजन क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 0। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगा -5 टू -2। ये पहला आंसर निकला। अभी ये इस वाले केस से निकला। अभी हमको सेकंड केस भी देखना है। अब आते हैं सेकंड केस। देखो सेकंड सेकंड में यहाँ पे क्या था, x प्लस 3 लेस देन 0। अब क्या आएगा, x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल 0। जब x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल 0 होगा तो मॉड x प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो x प्लस 3 दैट इज पॉजिटिव में होगा। बात समझ में? अब क्या काम करेंगे, इस मॉड x प्लस 3 के स्थान पे हम रखेंगे x प्लस 3 सी रखते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 3 -2 अपान x प्लस 2 और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी x प्लस 1 अपान x प्लस 2 ग्रेटर देन 0।
यहाँ देखो क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या आई, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू -1 और -2। जब ग्राफ खींचेंगे -2 किधर रहेगा, इधर, -1 किधर रहेगा, ये। अब ये वाला प्लस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला रिजल्ट लेते हैं। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी -∞ से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे कि देख कहाँ तक ये आ रहा है। पहली बात तो ये -5 से -2 आ रहा था, और ये -∞ से -2, सिंपल सी -5 से -2 है, ये रीजन आ जाएगा। और उसके बाद यूनियन में -1 से इनफाइनाइट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का अगर फाइनल आंसर लिखोगे, इसको हटाएं, इसको हटाएं, देखिए। तो अब इन दोनों का जो सॉल्यूशन सेट निकालोगे, पहले वाले केस से ये आंसर निकला, दूसरे वाले केस से ये आंसर निकला। तो अगर दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -5 to -2 यूनियन -2 के बाद ये आ जाएगा -1 to इनफाइनाइट। यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। -2 से इनफाइनाइट तो नहीं होगा सर यहाँ पे। कहाँ -2 से इनफाइनाइट, ये है। अरे रीजन इन दोनों में कॉमन, देखो ड्रॉप करते हैं। सबसे छोटा क्रिटिकल वैल्यू -5 है, उसके बाद -2 है, उसके बाद -1 है, ये इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट। ये देखो फर्स्ट वाला केस कह रहा था -5 से -2, तो फर्स्ट वाला केस यहाँ से यहाँ कह रहा है ना। सेकंड वाला यहाँ ये वाला केस कह रहा है -∞ से -2, मतलब कि -2 से लेके पूरा यहाँ तक, और ये कह रहा है -1 से इनफाइनाइट, -1 से पूरा। अब बताओ इन दोनों में मोस्ट कॉमन रीजन कौन है, -5 से -2, और उसके बाद ये यूनियन। ठीक है, चलो लिखो इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी वैसे ही इसी टाइप का है, कर लोगे। चलो दिखा दे रहा हूँ, पर हिंट दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 9 यही है। ये कह रहा है कि mod x -1 mod x -2 mod x -1 प्लस mod x -2 ग्रेटर और इक्वल 4 है। ग्रेटर और इक्वल 4 ही है ना। हाँ, ग्रेटर और इक्वल 4 कर लोगे। इसमें दो जगह पे वैल्यू। हाँ, इसमें 4 कंडीशन है यार। हाँ, ये एक बार 1, एक बार x ग्रेटर और इक्वल 1, x लेस देन 2, x ग्रेटर और इक्वल 2। सारे कंडीशन लोगे, सबसे वैल्यू निकालोगे, सबका इंटरसेक्शन लोगे, आंसर। अगला देखते हैं। अगला भी फाइनल रिजल्ट के लिए हमेशा इंटरसेक्शन है। हाँ, अगला भी तब ऐसे ही है, 10th वाला भी सेम है। वहाँ पे देखो जो अभी क्वेश्चन इसके 3rd वाला या 8th वाला करवाया वैसे ही है, मतलब कि mod x -1 अपन x + 2 लेस देन 1 है। 11 हाँ, 11 नहीं है, 10th तक ही है इसमें। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में, हाँ एक्सरसाइज में है क्वेश्चन 10th वाला, एक्सरसाइज में 10th नंबर की। ठीक है, एक्सरसाइज में 10th नंबर क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज में 10th नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 15.3 है ऐसा डायग्राम में, और इसमें 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/, हालांकि इस टाइप का हो चुका है शायद क्वेश्चन। 1/mod x - 3 लेस और इक्वल 1/2 हुआ है कि नहीं इस टाइप का? ये वाला क्वेश्चन हुआ इस टाइप का? हाँ, हमको भी लग रहा है। चलो कर लो क्या, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आएगा 2/mod x - 3, और ये 1 है, लेस और इक्वल 1, 1 प्लस में इधर जाएगा माइनस, 2/mod x - 3 -1 लेस और इक्वल 0। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा mod x - 3, यहाँ आ जाएगा 2 mod x माइनस प्लस का 3 लेस और इक्वल 0, ये आ जाएगा 2 3 5 माइनस mod x अपान mod x - 3 लेस और इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे माइनस में आ गया ना, क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड x माइनस 5 अपान मॉड x माइनस 3 और लेस आर इक्वल है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो माइनस x का इसमें। अब यहाँ पे क्या बताया था, एक स्टेप हमने बताया था इस केस में, मॉड x को y मान लो, हाँ y को मॉड x मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो y को मानोगे तो आ जाएगा y माइनस 5 अपान y माइनस 3 और ये ग्रेटर और इक्वल 0। और जब यहाँ क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, 2, 3 और 5, जब ग्रेटर और इक्वल 0 रहता तो माइनस इन्फाइनाइट से 3 और 5 से इन्फाइनाइट। इस पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका जो y बिलोंग करेगा वो आएगा माइनस इन्फाइनाइट से 3 और 3 नहीं ले सकते, यूनियन 5 से इन्फाइनाइट और 5 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 लेने पे 0 और 0 के इक्वल आ सकता है, 3 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ जो मॉड x की वैल्यू है इसके बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x लेस देन 3 है, लेस देन की वैल्यू लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा माइनस इन्फाइनाइट है। और यहाँ पे पता चला कि मॉड x ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर और इक्वल 5 है, ठीक। अच्छा यहाँ लेस देन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 to 3, सीधा सीधा, ठीक। और यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल वाला फॉर्मूला लगाओगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से -5 यूनियन 5 से इन्फाइनाइट, ठीक है। ये अब इनका इंटरसेक्शन ले लो, इनका इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, एक है -5, एक है -3, यहाँ है 3, यहाँ है 5। ये कह रहा है -3 से 3 के बीच में, क्या कह रहा है, -3 से 3 के बीच में, और ये वाली वैल्यू, और ये कह रहा है माइनस इन्फाइनाइट से -5, मतलब -5 से -5 लेना है, -5 इंक्लूड करना है, इधर जाओ। और ये कह रहा है 5 से इन्फाइनाइट, तो कुल मिला के सबका यूनियन लेना है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, सबका यूनियन ले लो। तो सॉल्यूशन जो सेट होगा ऊपर वाला, हाँ इन सब का यूनियन लेना, x बिलोंग्स टू -3 से 3 यूनियन माइनस, हाँ लेकिन अब कोई चीज़ कॉमन नहीं हो रहा है ना, कोई चीज़ मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई, तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है ना, तो ये ले लेंगे यूनियन 5 से ये सॉल्यूशन से, ठीक। चलो अगला, चलो हो गया ना, हाँ अलग टाइप का नहीं है लेकिन उस टाइप का इतना बेसिक पढ़ लिया होता तो मुझसे ही सब पढ़ेंगे, अब नहीं बनेगा, लंबा कर सकते हैं। अब देखो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दिया मॉड 2x माइनस 1 मॉड 2x माइनस 1 अपान मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, कर लोगे इसको। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये देखो, ये पढ़े हो ना, मॉड x ग्रेटर देन a, इस केस में क्या आता था, मॉड x ग्रेटर देन a में क्या आता था, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, यही ना, यही बात यहाँ पर करो। ये आ जाएगा 2x माइनस 1 अपान x माइनस 1 लेस देन -1 एंड और होगा 2x माइनस 1 अपान x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। अब इनको सॉल्व कर लो अलग अलग, इसको सॉल्व करोगे 2, मॉड हटाने के लिए क्या करेंगे सर? अरे मॉड तो हट गया ना, मॉड की डेफिनेशन लगा के ये। अब देखो इनमें क्या करो, 2 को इधर लाओ, 2x माइनस 1 अपान x माइनस 1 -2 इधर जाएगा प्लस लेस देन 0, इस साथ साथ दोनों, चलो एक सॉल्व कर लेते तब दूसरा सॉल्व कर, यहाँ एलसीएम लोगे क्या आएगा x माइनस 1, तो 2 का इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आ जाएगा 2x माइनस 2 लेस देन 0, 2x प्लस 2x आ जाएगा 4x और -2 -1 -3 अपान x माइनस 1 लेस देन 0। ये देखो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आएगी x की वैल्यू 3/4 और यहाँ से 1 आएगा, तो 1 बड़ा है 3/4 बड़ा है, 1 बड़ा है ना, 1 बड़ा है। तो यहाँ लेस देन में क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख दो आंसर, 1 से वो 3/4 से 1, नहीं समझ में आया, आ गया सर। हाँ यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/4 से 1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये इस टाइप का करवा चुका कैलकुलेट करके निकाल। अब यहाँ से इसको देखो 2 इधर लाओ, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 अपान x माइनस 1, 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस ग्रेटर देन 0, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 2x माइनस 1
एलसीएम आएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2 अपान x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ देखो 2x कैंसिल और 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 अपान x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और यहाँ क्रिटिकल वैल्यू केवल और केवल क्या है 1 है, 1 है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अगर क्रिटिकल वैल्यू लेंगे तो केवल 1 है और 1 के केस में ऐसे ही बनेगा और ये प्लस इधर पूरा निगेटिव और हम ग्रेटर देन में क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से निकल के आया 1 से इनफाइनाइट। बात समझ में आया? ये इसका सॉल्यूशन सेट है। माइनस में भी तो नहीं हो सकता ना। हाँ माइनस वाला कहाँ लिया, क्योंकि ग्रेटर लेकिन जब माइनस रखेंगे तब अच्छा हाँ बड़ा नहीं आएगा। हाँ। अगर निगेटिव रखोगे तो बड़ा नहीं आएगा, हाँ। ठीक है। तो ये देखो इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, इन दोनों का यूनियन ले लो बस, क्योंकि ये 3/4 से 1 है और ये 1 से इनफाइनाइट है और 1 को एक्सक्लूड किया है दोनों इक्वेशन में। इसका आंसर आ जाएगा 3/4 x बिलोंग्स टू 3/4 to 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसलिए मींस टू 3/4 से इनफाइनाइट कहाँ, अरे 1 एक्सक्लूड किया है, 1 लिया नहीं है जो आप सोच रहे हो, हाँ। 1 नहीं है। या तो आप ऐसे लिख दो 3/4 से इनफाइनाइट डायरेक्ट लिख दो यही कहें। और उसमें 1 निकाल दो, ऐसे ऐसे 3/4 से इनफाइनाइट ये कर दो और इसमें 1 निकाल दो, तब आंसर सही होगा। या तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, है? चलो ओके यस 9 वाला क्वेश्चन, 9 वाला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। 9 वाला क्वेश्चन करवा दूँ, चलो हो गया, लिखिए। नाइन नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, 9th नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ mod x माइनस 2 माइनस 1 है ना, -1 अपान mod x माइनस 2 माइनस 2 और आगे नहीं लेस और इक्वल 0। ये एक्सरसाइज के बाद है वर्ड प्रॉब्लम है, रुक जाओ ये कर लो, वर्ड प्रॉब्लम है करना, करवा दे रहे हैं। ये है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लगानी है। यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू x की वैल्यू क्या है 2, तो क्या रखोगे, केस फर्स्ट रखो, केस फर्स्ट इफ x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0 पे मॉड x माइनस 2 क्या देता है -x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे रखो फर्स्ट वाले केस में इसकी वैल्यू आ गई -x माइनस 2 माइनस 1 अपान -x माइनस 2 माइनस 2 लेस आर इक्वल 0, ठीक। और देखो यहाँ पे सॉल्व करो, -x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 -x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 लेस आर इक्वल 0। तो ये क्या आ जाएगा -x प्लस 1 और ये -x लेस आर इक्वल 0। क्या काम करोगे, माइनस ये माइनस कैंसिल, देखो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो ना, माइनस कॉमन करोगे तो x माइनस 1 आएगा अपान निगेटिव ये लेस आर इक्वल, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हुआ है ऊपर नीचे, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया, ये आ जाएगा x माइनस 1 अपान x लेस आर इक्वल 0। अच्छा यहाँ क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई बताओ, यहाँ क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1 का है x इक्वल टू 0, ये नहीं आएगा और ये x इक्वल टू 1 यहाँ से, और लेस आर इक्वल है तो क्या होगा इसकी वैल्यू, आंसर बताओ जल्दी से। लेस आर इक्वल है तो 0 to 1 के बीच में होगा और 0 नहीं ले सकते और 1 को ले सकते हैं। अरे लेस आर इक्वल में उसी के बीच होगा। अब देखो दूसरा केस, केस सेकंड केस। अब देखो फर्स्ट केस था x माइनस 2 लेस देन 0, सेकंड केस है x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 0, x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 0। जब x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 0 होगा तो मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2। इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 अपान x माइनस 2 माइनस 2 लेस आर इक्वल 0, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4 लेस आर इक्वल 0। यहाँ पे भी क्या है लेस आर इक्वल है
लेस और इक्वल तो एक्स की वैल्यू किसके बीच आएगी, 3 से 4 के बीच में। 3 ले सकते हो, हाँ 3 ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 4 ले लोगे 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों में कॉमन देखो, ये कह रहा है 0 to 1 और ये कह रहा है 3 to 4, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का यूनियन ले लो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 to 1 यूनियन 3 से 4 हो गया। ठीक, ये आंसर है, लिख लो। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। आखिर लीनियर इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो अभी तक तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से देखते थे कैसे सॉल्व करना है उनको। ठीक, चलो देखो। एप्लीकेशन, लीनियर इनइक्वेशन का एप्लीकेशन। तो एग्जांपल से ही देखते हैं, क्वेश्चन से ही देखते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर डी शर्मा का एग्जांपल फर्स्ट है। ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑल पेयर बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 18 सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। सिंपल सा बात है। कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, पेयर पूछ रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो सारे पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताओ जो कि 18 से दोनों के दोनों छोटे हों, एज वेल एज उनका सम जो है 20 से बड़ा हो। बात समझ में आए, उनका सम 20 से बड़ा हो, ये बात कह रहा है। अब देखो तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसे मानेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू फाइंड, यहाँ लिख दो शॉर्ट में, टू फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर both of which less than 18 ही बोला ना, both of which are smaller than 18, both of which are smaller than 18 and some smaller than, such that their sum is more than 20 and sum of their is more than, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोर देन 20, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ये कह रहा है कि वो सारे यार पेयर कॉन्जिक्यूटिव और पेयर का वो बताओ जो दोनों के दोनों 18 से छोटे हों लेकिन उनका सम 20 से बड़ा आना चाहिए। देखो तो अगर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, दो ऑड इंटीजर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर के बीच में कितना का गैप होगा, 2, तो दूसरा क्या होगा x + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दोनों के दोनों 18 से कम है, इसका मतलब ये भी 18 से कम, ये भी, तो इसका मतलब x लेस देन 18 और यहाँ से x + 2 लेस देन 18 है ना। और उसके बाद कह रहा है उनका सम जो है 20 से बड़ा हो, मतलब x + 2 ग्रेटर देन 20, यही कह रहा है। अब देखो यहाँ से निकल के आएगा x लेस देन 16, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा क्योंकि 18 से छोटा है तो 16 से छोटा तो 18 से छोटा होगा। तो यहाँ से निकला x लेस देन 16 और यहाँ से क्या निकलेगा 2x और 2 इधर जाएगा ग्रेटर देन 18, x ग्रेटर देन 9, क्या आ गया। ये कह रहा है कि 16 से छोटा, ये कह रहा है कि 9 से बड़ा, तो 9 से बड़ा और 16 से छोटा ऑड इंटीजर लेते चले जो पेयर्स। तो पहला क्या होगा, 9 से बड़ा कौन सा ऑड इंटीजर है, 11 के बाद 13 के बाद 15, बस ये दोनों देखो 18 से छोटे, इन दोनों का सम कितना आएगा, आंसर नहीं मिल रहा है ना, इन दोनों का सम कितना आएगा, नहीं यहाँ मिल रहा है 20 से बड़ा आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये भी इन दोनों का सम भी 20 से बड़ा, इन दोनों का भी 20 से बड़ा,
एक पेयर आ गया 11 और 13 और दूसरा पेयर आ जाएगा 13 और 15। यही आंसर। नो, वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। 11 और 15 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डिनरी है। यही आंसर। ठीक, अगला चलते हैं क्वेश्चन। ये सही है। 15 और 17 यहाँ कहाँ से दे रहे हैं आंसर? सही है। क्या निकला था ये? x की वैल्यू निकली थी ना, x की वैल्यू निकली थी तो x की वैल्यू अच्छा 11, 13, 15 हो सकता है। तो यहाँ पे x + 2 रखोगे तो 15 to 17 आ जाएगा 17। अरे एक x + 2 मानते हैं ना, x की वैल्यू 11, 13, 15 हो सकती है। x की वैल्यू जब 11 रखोगे यहाँ पे दूसरा क्या आएगा 13, जो कि है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x की वैल्यू जब 15 रखोगे तो 15 + 2 17। इसलिए तीसरा पेयर ये भी हो सकता है कि 15 और 17, 15 और 17 भी हो सकता है। अब नहीं बात समझ में? ये 3 पेयर से। अगला चलो, अगला क्वेश्चन चले। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, जो उस मेथड से नहीं रहेगा वो नहीं बता। ये वाला मेथड वैसे ही, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम है। एग्जाम्पल नंबर 3 अलग है। इसमें कह रहा है द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज आर गिवन बाय cx 2x + 400 एंड rx = 6x + 20। अच्छा, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन दिया है, मतलब कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है cx और रेवेन्यू फंक्शन दिया है rx। cx दिया हुआ है 2x + 400, 2x + 400 और rx दिया हुआ है 6x + 20, 6x + 20। ये क्या है? कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, ये रेवेन्यू फंक्शन है। तो इसको लिख दो चाहे तो, कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। और ये क्या है? रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके आगे क्या दिया हुआ है? रेस्पेक्टिवली वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। x क्या है? x नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक, ये दिया है x। उसके बाद क्या है कि आइटम प्रोड्यूस बाय, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। ये कह रहा है कि हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल, द manufacturer must sell to realize must sell to realize some profit to क्वेश्चन समझिए, यही क्वेश्चन दिया था ना, और तो कुछ नहीं दिया। मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। तो सेल का स्पेलिंग बदल दिया ये। अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट फंक्शन ये दिया हुआ है और रेवेन्यू फंक्शन ये दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि और जिसमें x जो है नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। x क्या है? नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ये के पूछ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कितना आइटम उसको बेचना चाहिए कि उसका जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। कुल मिला के उसको प्रॉफिट चाहिए और इस प्रॉफिट को पाने के लिए उसको कितना आइटम बेचना पड़ेगा। हाँ, कितना आइटम बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए। अब देखो, अच्छा प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए? कॉस्ट और एक है रेवेन्यू। कॉस्ट का मतलब लागत होता है, रेवेन्यू मतलब कितना जनरेट हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट कब होगा? जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से, तभी ना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। फॉर सम प्रॉफिट
रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट, ग्रेटर और इक्वल नहीं, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगा तो उसका क्या बोलते हैं प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्वल के केस में प्रॉफिट नहीं होगा ना, तब तो जितना खरीदा जितना लगाया उतना में बेच दिए तो उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा, इसलिए ग्रेटर होगा। तो बस लगा दो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ लगाओ 6x + 20 और ग्रेटर देन 2x + 400। 2x इधर लाओगे ये आएगा 4x और 20 उधर जाएगा 380 और 4 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन 380/4, तो x ग्रेटर देन कितना आएगा 4 8 जा 4 9 जा 36 4 5 जा कट गया 95 से ज़्यादा, इसका मतलब उसको जो है 96 आइटम बेचे तब उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 95 से ज़्यादा आइटम को यदि वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट। हाँ हाँ, 96 से इनफाइनाइट या 95 से इनफाइनाइट, इसका जो आंसर होगा नंबर ऑफ आइटम का यक्स बिलोंग करना चाहिए 95 से इनफाइनाइट। 95 को छोड़ के 95 बेचेगा तो बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब 96 से 96 97 ये इतने आइटम वो बेचेगा उसको कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चले। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों इनफाइनाइट है, कराएं। चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा एग्जाम्पल नंबर इसमें है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 इसमें कह रहा है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाई IQ = MA/CA × 100। अभी वो डिस्कस किया गया, तो किसी पर्सन का IQ का जो फार्मूला दिया है कि कैसे निकाला जाता है वो है MA/CA × 100, जिसमें MA क्या है, MA इज मेंटल एज, MA क्या है, ये MA मेंटल एज, मेंटल एज और CA क्रोनोलॉजिकल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज। CA क्रोनोलॉजिकल एज है और इसमें पूछा है CH क्रोनोलॉजिकल में। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है क्रोनोलॉजिकल, इफ 80 लेस आर इक्वल IQ लेस आर इक्वल 100, इफ कह रहा है इफ 80 लेस आर इक्वल IQ लेस आर इक्वल 140, मतलब कि IQ लेवल जिसका 80 और 40 के बीच में रहेगा या 80 और 40 भी हो सकता है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन, ये कह रहा है कि ये 12 ईयर चिल्ड्रन के लिए है ग्रुप ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ये बात बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, तो कह रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, टू फाइंड किसका, ये बच्चे के लिए, टू फाइंड देयर टू फाइंड रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन एक बार फिर समझो, मतलब कह रहे हैं किसी पर्सन का जो IQ है मेजर करने का वो फार्मूला है MA/CA × 100, जिसमें MA है मेंटल एज, CA है क्रोनोलॉजिकल एज। बात समझ में आ, और इसमें ये कह रहा है कि यदि 80 और 40 के बीच में IQ लेवल के जो बच्चे हैं वो 12 साल के बच्चे हैं, ये कह रहा है कि उनका जो मेंटल रेंज है, मेंटल रेंज MA, इसका रेंज बताना है। बात समझ में आ? अब देखो, अच्छा इन बच्चों का मान लेना है मेंटल एज X है, क्या है, मेंटल एज X, तो लेट मेंटल एज ऑफ द चिल्ड्रेन बी X ईयर, कितना है X ईयर। बात समझ में, X ईयर मेंटल एज है, मतलब MA जो बच्चे का है वो X ईयर है, और इनका अच्छा ये 12 साल के जो बच्चे हैं इनका क्रोनोलॉजिकल एज क्या है बोलो, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब जो ट्रू एज है, मतलब कोई बच्चे होते हैं ना, इनका मतलब समझो कि जैसे वो रियली में 12 साल के हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना रियली में 12 साल के होते हैं, लेकिन अगर उनका मेंटल लेवल देखो, मैच्योरिटी लेवल देखो, तो वो लगता है कि 20-25 साल के युवा बात कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है मेंटल एज।
बात समझ में? मेंटल एज का मतलब मैच्योरिटी लेवल है, तो वो कम उम्र में, लेकिन उसकी जो सोचने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता है, वो कहीं बूढ़ों की तरह है, या एजेड, या कह सकते हो युवा की तरह है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है मेंटली, होता है ना, कुछ लोग होते हैं, ठीक। ये क्रोनोलॉजिकल, तो क्रोनोलॉजिकल एज 12 साल है और मेंटल एज उनका x ईयर, देखना अभी कैसे एज आता है उनका, IQ पे पता चले। तो ये 12 ईयर है, ठीक। अब देखो IQ की वैल्यू क्या दे रखी है, IQ की वैल्यू दे रखी है 80 लेस आर इक्वल IQ लेस आर इक्वल 140, ठीक है। तो लिखोगे 80 लेस आर इक्वल, IQ का फार्मूला क्या है, MA अपान CA, MA अपान CA इंटू 100 लेस आर इक्वल 140। चलो रखो 80 लेस आर इक्वल, MA की वैल्यू क्या है, x माने हम, CA की वैल्यू क्या है 12 माने हम, इंटू 100 लेस आर इक्वल 140। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, मेंटल एज का रेंज निकालना है ना, इसका मतलब बाकी सबको भगाना पड़ेगा। देखो इधर से काटो, 4 3 जा 4 25 जा, 3 का इधर डिवाइड है तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई है, तो 8 3 जा 24 लेस आर इक्वल 25x लेस आर इक्वल 420। अब उसके बाद 25 का मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड करेंगे, 240 अपॉन 25 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 420 अपॉन 25। ये देखो उनका मेंटल एज है, ये एज, इसको 5 से काटो, 5 से काटोगे कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 25, 8 जा, ये आ गया 48 अपॉन 5 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 5 5 जा 5 8 जा 5 4 जा 20, 84 अपॉन 5। देख रहे हो, अगर इनका डेसिमल में निकालोगे 5 9 जा 45, 5 6 जा लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल 5 1 जा 5, 5 6 जा 16 85, 5 8 जा 40। देख रहे हो 16, मतलब कि एज में क्रोनोलॉजिकल एज उनका 12 साल है, लेकिन वैसे इनका एज लगभग 16 साल के बराबर है, 9 से 16 के बीच में है। ये उनका मेंटल एज का क्या है, बात समझ में है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से, लेकिन इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना है, आता है और आता है। ऐसे भी निकाल सकते थे, ये देखिए IQ ईयर था, IQ की मैक्सिमम वैल्यू 140। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाँ, इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स, each of 100 marks, Rishi got 95, 72, 73, 83 marks. If he wants an average of greater than or equal to 75, greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of the marks he should score in 5th paper. मतलब ये समझो 5 पेपर थे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि एक ऋषि है, ऋषि जो है 5 पेपर है, पांचों पेपर 100 मार्क्स के हैं, 5 पेपर, ठीक। तो पांचों में 5 पेपर्स में 4 में वो नंबर पाया है 95, कितना नंबर पाया 95, 72, 73 और 83 मार्क्स पाया है। 4 पेपर में तो इतना पाया है, तो ये कह रहा है कि 5वें पेपर में कितना मार्क्स पा जाए, ये सब 100 में, आउट ऑफ 100 में है ये, ठीक। तो ये कह रहा है 5th पेपर में मान लेते हैं x नंबर, तो कह रहा है 5th पेपर में कितना मार्क्स पा जाए कि इसका जो एवरेज आए ना वो 75 से बड़ा हो या बराबर हो, लेकिन 80 से कम। नहीं समझ में? मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द मार्क्स इन द 5th पेपर ऑफ द ऋषि फॉर विच एवरेज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 75 and less than 80। नहीं समझ में आ रही? तो यहाँ पे क्या करना है, टू फाइंड मार्क्स इन 5th पेपर, सर को प्लस करना है, हाँ, इन 5th पेपर
so that average marks, एवरेज निकालो सॉल्व करो, एवरेज मार्क्स समझ गए ना, एवरेज मार्क्स वैसे निकाल लूंगा मस्ट बी, तो वैसे ही इक्वलिटी से निकालोगे ना, लेस देन मस्ट बी लेस और इक्वल, नहीं ग्रेटर और इक्वल है, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल 75 and less than 80। बात समझ में आया? हाँ आ गया तो सिंपल यही कर देते। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो भी है। ये कह रहा है 75 लेस और इक्वल एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क, एवरेज मार्क्स लेस देन 80 होना चाहिए, लेस देन 80 होना चाहिए, ठीक। तो चलो एवरेज मार्क्स निकालते हैं। 75 लेस और इक्वल, एवरेज मार्क्स से मतलब सबको ऐड कर लो, 95 प्लस 72 प्लस 73 और प्लस 83 प्लस एक्स अपान, कितने पेपर थे? 5 पेपर थे, 5 लेस देन 80। अब इसको सॉल्व कर दो, और क्या है, सिंपल है ना। देखो 3 का इधर 5 का क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, 5 का सम में मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 70, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 और 2 37 लेस और इक्वल, इनको ऐड करो, 3 3 3 3 6 6 2 8 8 और 5 13, 8 7 15 15 7 22 22 9 9 11 31 होगा ना, 5 2 7 3 10 3 13 32 और प्लस एक्स लेस और इक्वल, लेस देन होगा 5 8 जा 40 400। अब यहाँ 323 है प्लस में, सब में 323 घटा दो तो आ जाएगा 375 माइनस 323 लेस और इक्वल एक्स लेस देन 400 माइनस 323। अब यहाँ से ये घटेगा तो आएगा 3 और 2 5 52 लेस और इक्वल एक्स लेस देन, ये आ जाएगा 77, ठीक। ये रहा आंसर इसका, मतलब उसको जो है 52 मार्क्स पा सकता है, 52 मार्क्स से ज़्यादा पाए या 77 मार्क्स से कम, मतलब 52 से 76 मार्क्स तक वो नंबर पा जाएगा, उसका एवरेज ऐसा रहेगा जो वो चाहता है 75 या उससे बड़ा, ठीक। इसकी वैल्यू आ जाएगी 52 से रखता है। हाँ 77 नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक, 77 से छोटा, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन देखो, हटाओ इसको। एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन्युफैक्चरर्स हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशंस ऑफ एसिड। मतलब ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर है कोई सॉल्यूशन और जिसमें 12% तो एसिड है, पहली बात ये। दूसरी बात कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, मतलब ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 30% एसिड है, उसको कितना मिलाया जाए इसमें सो दैट एसिड का जो कंटेंट है रिजल्टिंग मिक्सचर में वो 15% से ज़्यादा, मतलब कि मोर देन 15% बट लेस देन 18%। क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, देखो एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 600 लीटर का एक सॉल्यूशन है, क्या है, और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है, क्या है, 12% एसिड है, ठीक। ये उसके पास ये सॉल्यूशन 600 लीटर वाला है और ये कह रहा है कि मान लेते हैं 1 लीटर, जो दूसरा उसके पास सॉल्यूशन है, दूसरा उसके पास जो सॉल्यूशन है उसमें जो है 30% एसिड है, कितना, 30% एसिड है, लेकिन ये नहीं पता कि ये सॉल्यूशन कितना है, और यही इसमें पूछा है कि दूसरा वाला सॉल्यूशन जिसमें 30% एसिड है उसको इसमें कितना मिलाया जाए, मतलब कितना लीटर इस सॉल्यूशन का इसमें मिलाया जाए कि जो एसिड का कंटेंट है, मतलब इन दोनों को जो मिलाने पे एसिड का जो कंटेंट है वो 15% से तो बड़ा है,
एसिड और लेस देन 18% होना चाहिए। बात समझ में? क्वेश्चन फिर से समझाते लिखना वो हो जाएगा। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर है 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. क्वेश्चन समझ लो। ये कह रहा है कि इसके पास एक सॉल्यूशन 600 लीटर का था और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है। ये कह रहा है कि दूसरा सॉल्यूशन जिसमें 30% एसिड है, दूसरा सॉल्यूशन इसमें कितना मिलाया जाए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर इन दोनों को मिलाने पे बने ना, उसमें जो एसिड का कंटेंट है वो 15% से ज़्यादा 18% से कम। सिंपल। अब मान लेते हैं ये जो है x लीटर मिलाया गया, लेट ये कितना मिलाया गया x लीटर, तो x लीटर में मिलाया गया। तो अब इसमें देखो, तो x लीटर मिलाया जाएगा, इसमें 12% एसिड है और ये x लीटर में 30% एसिड है। ठीक है, x लीटर में 30% एसिड है, तो टोटल जो एसिड का कंटेंट आ जाएगा, एसिड का कंटेंट अगर दोनों मिक्सचर का लोगे, एसिड का कंटेंट परसेंटेज लोगे दोनों में, तो 12% इसका लोगे और 30% इसका लोगे, तो 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600, ये ना एसिड टोटल होगा। तो इसका निकाल दो, 30/100 x प्लस 12/100 इंटू 600, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो आ जाएगा 3x/10 और यहाँ से ये कैंसिल 72 एसिड का परसेंट है ना? हाँ, ये एसिड का टोटल एसिड कितना है। ठीक, अब देखो ये तो एसिड आ गया और ये कह रहा है 15% टोटल का। अच्छा, टोटल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये 600 लीटर है और ये x लीटर है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 600। हाँ, टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा x प्लस 600 और इसी टोटल का ही 15% कंटेंट और इसी टोटल का ही 18% कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15%, ऐसे लिखो, तो उस इक्वेशन से लिखो, तो 15% ऑफ x प्लस 600 लेस देन एसिड कितना है, ये है 3x/10 प्लस 72 लेस देन 18% ऑफ x प्लस 600। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बताओ। देखो, तो 15% का मतलब 15/100 x प्लस 600 लेस देन, ये तो सॉल्व ही है 3x/10, थोड़ा लंबा है यार ये, 18/100 x प्लस 600, बहुत लंबा है। जानते हो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x, यहाँ पे इन दोनों को साथ लेके सॉल्व करना पड़ेगा और इन दोनों को साथ लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। देखो, अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे, ये वाला इनइक्वालिटी अलग, ये वाला इनइक्वालिटी अलग, दो वैल्यूज आएंगी। इधर हटाना पड़ेगा हमको, इधर ये हटा तो ये वाला पोर्शन, तो ये ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो ये इनइक्वालिटी पहले ये वाला देख लेते हैं ना, पहले ही वाला, तो आ जाएगा 15/100 x प्लस 600 और ये 3x/10 प्लस 72। अभी मैं केवल ये वाला इनइक्वालिटी लिया हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, इसको चाहे तो और छोटा कर लो, 5 कैंसिल आउट नहीं होगा पूरा ना, पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई ही कर दो, 50x/100 प्लस 100 कैंसिल, 50 6 या 90 कर देगा, है ना, लेस देन 3x/10 प्लस 72। तो एक तरफ कर लो इनको, और क्या, ये इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो आ जाएगा 3x/10 माइनस 15, इसको 5 3 जा नहीं, ऐसे काट दो, 100 आ जाएगा एलसीएम, 15/100 x, इसको इधर ले गया, इस 72 को इधर लाओ, ग्रेटर देन 90 माइनस 72, ये हटा रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन बताना। ठीक है,
ये वाला इक्वेशन बताना आता है, ये वाला इक्वेशन बता देना आपको अभी ये क्या है। नहीं तो इसको हम क्या करें कैसे, इसको देखो एलसीएम 10 आएगा, हाँ एलसीएम 100 आएगा, हो गया बन गया नहीं तो यहाँ कर देता हूँ, मेरा हो गया। हाँ तो इन दोनों का एलसीएम 100 आएगा, 10 3 जा 30, 30 माइनस 15, 15 बाई 100 यक्स आएगा, और ग्रेटर देन 90 में 72 घटाओगे कितना आएगा, 18 आएगा, 18, और ये आ जाएगा 5 3 जा 5 20 जा 3 6 जा 18, तो यक्स इज इक्वल टू यक्स ग्रेटर देन 12 26 जा 120 आ गया। यहाँ से ये वैल्यू है ये वाली, और दूसरा इनइक्वालिटी देते हैं, ठीक हटा दो, आया नहीं आया समझ। अब देखो दूसरा इनइक्वालिटी, दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, ये वाला 3x/10 प्लस 72, और ये लेस देन 18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18x/100 और प्लस 600 का 18 से हुआ 108। अब देखो इसको इधर करो तो ये आ जाएगा 3x/10 माइनस 18x/100 लेस देन 108 माइनस 72। चलो इसको हटाते हैं, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 100, 10 3 जा 30 में 18 घटाओगे कितना आएगा 12, 12x/100 लेस देन 108 में इतना घटाओगे 8 में 2 गया 6, और ये 36, ठीक। यहाँ देखो ये आ जाएगा x की वैल्यू 36 इंटू 100 अपान 12, 12 3 जा x लेस देन कितना आएगा 300, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे कह रहा है 20 से बड़ा, यहाँ पे कह रहा है 300 से छोटा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 120 से 300 के बीच में, यही आंसर होगा। मतलब ये कह रहा है कि 120 से 300 के बीच में अगर इतना लीटर ये मिलाता है सॉल्यूशन ये, उसकी बात वो सही हो जाएगी, 15 और 18 के बीच में आ जाएगी, ठीक। एक क्वेश्चन बचा है, सिंपल है, उसको कर लेना, नहीं आएगा वो बता दूंगा, एक्सरसाइज कर लेना, खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है, ग्राफिकल मेथड से इन्हीं सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक।